नमस्कार। हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी और के एक प्रोफेसर, श्वास रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर महेश मिश्रा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक जीवन है, और सांस सबसे बड़ी देन है ईश्वर की हमें, मनुष्य को। और इसकी भी ढेर सारी बीमारियां, सांस लेने की, सांस में अवरोध की, सांस के साथ जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां पेशे नज़र आती है इंसान के। आदमी तकलीफ में होता है और फिर वो आपके पास आता है। सबसे जो चर्चित बीमारी है सांस को लेकर वो दमा, अस्थमा जिसको कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये अस्थमा क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ही बताना चाहते हैं। देखिए, अस्थमा एक श्वास की बीमारी है और एक क्रोनिक बीमारी है। अस्थमा के बीमारी में होता क्या है कि श्वास की नलियों में सूजन आती है। सूजन आने की वजह से श्वास में वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है और उसकी वजह से व्यक्ति को जो दमा अस्थमा से ग्रसित होता है उसको सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमा के जो सिम्टम जो होते हैं अस्थमा के, वो मुख्यतः एक तो सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, छाती में जकड़न होना, छाती भारी आना और कभी कभी छाती में दर्द भी हो सकता है। और अस्थमा की वजह से ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। और जो अस्थमा को जो सिम्टम जो आते हैं वो वैसे तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन रात को ये ज़्यादा होते हैं अस्थमा के सिम्टम। क्या वजह? नींद में होते हैं इसलिए या सर्दी हो जाती है इसलिए? रात को अपने जो वायु तंत्र, जो श्वसन तंत्र की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा जी। तो अस्थमा के सिम्टम इस वजह से रात को ज़्यादा प्रिडोमिनेट करते हैं जी। ये अस्थमा कैसे पहचाना जाए कि अस्थमा है या कुछ और चीज़ है? देखिए, अस्थमा को पहचानने का सबसे बड़ा जो अच्छा तरीका है वो हिस्ट्री होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री होती है। व्यक्ति विशेष जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है वो चिकित्सक के पास जाता है और जाकर उसे अपनी तकलीफ बताता है। हिस्ट्री में हम लोग पूछते हैं, भाई क्या तकलीफ है आपको, खांसी आती है, कौन से समय आती है, सांस लेने में तकलीफ कब होती है, क्या श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आवाज़ आती है, कि अस्थमा का एक मुख्य सिम्टम है, उसको हम लोग व्हीजिंग बोलते हैं। सांस लेते और छोड़ते समय आवाज़ आना। क्या उसमें एलर्जी के सिम्टम है, जैसे छींक आना, नाक से पानी आना, नाक बहना, ये एलर्जी के सिम्टम जो होते हैं क्या उसमें है। क्या आपका जो तकलीफ़ है मौसम होता है उसके साथ घटती बढ़ती है, क्या ये साल भर रहती है, ये सारी चीज़ें। क्या आपके परिवार में किसी को अस्थमा है, क्या आपके घर में कोई जानवर पाल रखा है, कौन से घर में पेड़ पौधे रखते हो आप, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में हिस्ट्री पूछते हैं और पूछ के सिम्टम से कोरिलेट करते हैं। सिम्टम से कोरिलेट करके और उसको हम कोशिश करते हैं कि अस्थमा है या नहीं है। यदि हमें ये संदेह होता है कि व्यक्ति विशेष अस्थमा से ग्रसित है तो हम उसकी जांच करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्थमा के क्या कारण है प्रमुख? एलर्जी कारण है, वंशानुगत है, खान पान है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? वो अस्थमा के कारण बहुत तरह के कारण है। मुख्यतः जो अस्थमा होता है वो दो तरह से होता है। एक तो एलर्जिक अस्थमा होता है, एक दूसरा जेनेटिकली मीडिएटेड अस्थमा होता है। एलर्जिक अस्थमा का तो ये होता है कि जो अपने घर के आसपास पेड़ पौधे, कुछ धूल मिट्टी, या कोई पर जानवर पालते घर में उनकी रूसी, या एक पेड़ पौधे, जिसमें जयपुर में एक प्रमुख पेड़ पाया जाता है जिसको हेलेप्टोले बोलते हैं, आम भाषा में उसको बंदे की रोटी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। तो इन पेड़ों के संपर्क में आने से जो इंडिविजुअल पेशेंट जिनमें एलर्जिक टेंडेंसी होती है जी, वो उस जो एलर्जी से एक्सपोज होता है उसको वो रिएक्ट करते हैं, वो जो कि अस्थमा के रूप में
प्रकट होता है। जी, कुछ जुकाम रहने से भी होता है अस्थमा, काफी कफ रह जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो जिन 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 व्यक्तियों को जो एलर्जिक राइनाइटिस, जो सामान्य जुकाम नहीं, जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है, उसके उनमें जो होता है उनमें अस्थमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जिनके पेरेंट्स को अस्थमा है, उनके बच्चों में अस्थमा होने की संभावना रहती है। ये तो क्या छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा आ जाता है? देखिए, जहाँ तक अस्थमा के होने की संभावना, अस्थमा किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। ये बचपन में हो सकता है, अडल्ट में हो सकता है, और काफ़ी जो बड़े वो लोग हैं 60 साल के बाद, उनमें हो सकता है। सामान्यतः बड़ों में 60 साल की 50 साल की उम्र के बाद में अस्थमा कम होता है। ये मुख्यतया बचपन और जवानी में होता है मुख्यतया। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्थमा मालूम पता लग गया कि अस्थमा है, तो ये कैसे पता करेंगे कि किस चीज़ की वजह से एलर्जी है? देखिए, आजकल विभिन्न प्रकार के जांचें उपलब्ध है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है व्यक्ति को खुद को पहचाननी होती है कि मैं किस चीज़ के संपर्क में आया। उस संपर्क में आने के बाद मेरे को तकलीफ बढ़ी जी। और वही बात वो जो अपने वो चिकित्सक को जाकर कहे कि मैं इस चीज़ के संपर्क में आया, इस चीज़ के संपर्क में आने से मेरे को, जैसे मैं कहीं गया तो जैसे कोई पर्टिकुलर पेट कोई घर में है, मैं उसके पास भी एक्सपोज हुआ, तो उसके पास जाने से मेरे को सिम्टम आ गया मेरे को, तो ये हिस्ट्री देता है। उस हिस्ट्री की बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसके कंफर्म तो नहीं बोल सकते इसे, लेकिन इस अंदाज लगा लेते हैं इसके ये हो सकता है, तो उसका हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट विभिन्न तरह के टेस्ट आते हैं। एक टेस्ट होता है खून से होता है, एक टेस्ट होता है जो एलर्जन जो उपलब्ध हैं हमारे पास तो कॉमर्शियली, उनको हम लोग स्किन में प्रिक करते हैं। स्किन में प्रिक करके देखते हैं कि इसको व्यक्ति को किस चीज़ से एलर्जी है। मान लो वो स्किन प्रिक टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, और व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को उस चीज़ से कोई समस्या नहीं है, तो फिर हम उस टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो हिस्ट्री और टेस्ट की रिपोर्ट दोनों आपस में मिलनी चाहिए। यदि हिस्ट्री और टेस्ट की रिपोर्ट आपस में मिलती है तो फिर उसके हिसाब से निदान और उपचार किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये वो भी देख टेस्ट होता है, सुइयां लगा के जगह जगह? हाँ, उसी को बोला मैंने, स्किन प्रिक टेस्ट, उसी को बोला। जी जी, उसी को स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं। उसमें जगह जगह अपन जो विभिन्न प्रकार के एलर्जन होते हैं, वो एलर्जन आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं और उनके रिएक्शन देखते हैं कि कौन से एलर्जन व्यक्ति विशेष पॉजिटिव आ रहा है। जी जी। और उसको पॉजिटिव टेस्ट को व्यक्ति विशेष की हिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं, उसके हिसाब से भी उसको उपचार किया जाता है। क्लिनिकली चेक करते हैं उसको कि हाँ बिल्कुल, क्लिनिकल चेक किया जाता है, उसके हिसाब से उपचार होता है। उपचार क्या डॉक्टर साहब वैसे इसका, एलर्जी का है और या दमा का, अस्थमा का? देखिए, जो दमा का जो उपाय है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, वो है इनहेल मेडिकेशन। जी। इनहेल मेडिकेशन मतलब ऐसी दवा जो सीधी लंग्स के अंदर जाती है, उसको इनहेल करते हैं। जैसे अपन कोई चीज लेते, इनहेल का मतलब सूंघना। बहुत सारे लोग मशीन आती है उससे, हाँ मशीन से, वो तरह की मशीन आती है, पंप करके भी आती है, और एक ड्राई पाउडर इनहेलेशन होता है, पाउडर के रूप में भी आती है। आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई। जो इंडिविजुअल जो डॉक्टर है वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से उसको जो कौन सी मशीन, कौन सी दवाई जिसके लिए फिट होगी वो उसको दे दिया जाता है। जी। बेसिकली क्या है, इनहेलर लेने में, इनहेलर जब हम व्यक्ति विशेष को इनहेलर प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके प्रति लोगों में आज भी थोड़ी सी उसके प्रति गलत भ्रांतियां हैं। हाँ, तो आशंका सी रहती है लोगों को, पता नहीं क्या नुकसान होगा, कि मेरे को कहीं आदत तो नहीं पड़ जाएगी इनहेलर की, मेरे फेफड़े में तो नहीं जम जाएगा, दिमाग में नहीं चल जाएगा, हाँ मैं जिंदगी भर लेता रहूँगा क्या, मेरे को उससे नुकसान तो नहीं होगा क्या। माताएं बहनें आती है, वो कहते हैं हमारा बच्चा बढ़ा तो मतलब हमारे बच्चे की ग्रोथ पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो कि एक गलत में फैली हुई इनहेलर के बारे में। जी जी। इनहेलर की जो दवा है वो अभी उपलब्ध दवा के स्वरूप, जो कॉमर्शियली दवाएं जो उपलब्ध हैं उनमें सबसे सुरक्षित दवा मानी जाती है इनहेलर। अच्छा जी। क्यों मानी जाती है इनहेलर?
जो दवा अपन लेते हैं, दवा पहले पेट में जाएगी, पेट से अपने एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है, ब्लड से एब्जॉर्ब होकर वो फेफड़े में आती हैं। तो इस दौरान वो जगह जगह घूमती है, जगह जगह अपना काम करती है। अपना असर डालती हैं जी। भाई इनहेलर जो है वो सीधा जहाँ काम करना होता है उसको वहीं डालता सर। वहीं जाता है, वो श्वास की नली में जाता है और कहीं जाता ही नहीं वो। तो उसका जो साइड इफेक्ट होते हैं जहाँ बाकी जगह वो मिनिमम होते हैं जी। और इसकी जो मात्रा है, जो गोली और जो दवा जो और भी किसी गोली, इंजेक्शन, सीसी जो भी है, उसकी मात्रा में इसकी दवा बहुत कम होती है, माइक्रोग्राम में आती हैं। अच्छा। और जबकि दवाइयाँ मिलीग्राम ग्राम में आती हैं। तो इन्हें एक बहुत ही सुरक्षित दवा है इसको लिए। तो अस्थमा के पेशेंटों को इनहेलर के से बचना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसको इनहेलर की वो ले। एक सवाल ये होता है कई बार पेशेंटों का, साहब हमको इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। अब होता क्या है कि आदत, एक तो आदत, एक होती है जरूरत। आदत वो होती है जिसके बिना अपना जीवन में अपने को अपना जीवन अपन चला सकें, और जरूरत वो होती है जिसके बिना अपना काम नहीं चले। जैसे पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, रोज खाते हैं अपन, क्यों खाते हैं? इसके बिना चल रह नहीं सकता, इसके बिना रह नहीं सकता, ये अपनी जरूरत है। वैसे ही ये अस्थमा की दवा है। तो अस्थमा की दवा की आदत पड़े तो अच्छा है, क्योंकि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा, ठीक नहीं हो अस्थमा सकता? को क्यों नहीं किया जा सकता? अस्थमा को नियंत्रित किया जा सकता है, उसको क्यों नहीं किया जा सकता? तो ऐसी आदत रहे तो अच्छा है। अस्थमा की दवा आप रेगुलर ले तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी जो सिम्टम है, जो आपकी जो तकलीफ है, आपकी बिल्कुल नियंत्रण रहेगी और अपना जीवन आप सामान्य रूप से व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अस्थमा जो होता है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसे होता है कि एक तो बच्चों को होता है, एक ही जवानों को बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों को होता है तो जवान भी इफेक्ट होते हैं। तो बच्चा स्कूल नहीं जाता है और फिर वो बच्चे के जाने के लिए घर वालों को भी घर पर रहना पड़ता है, और यदि जवान को हो रहा है तो वो खुद को घर पर रहना पड़ता है। तो उसका एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिव एज जो इकोनॉमी लॉस बहुत ह्यूज होता है। तो इससे अपन बच सकते हैं, और इंडायरेक्टली ये अपने देश की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। बच्चों और जवान में अस्थमा होता है तो अपने देश की इकोनॉमी में इफेक्ट होती है। दूसरी बात, यदि अस्थमा को अपन दवा नहीं लेते हैं, इन्हें नहीं लेते हैं, आपको लगता है कि जो दवा गलत है तो नहीं लेते हैं, तो वो फिर अस्थमा अपना नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण ऐसे नहीं होता, कई बार अस्थमा के सिम्टम आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अस्थमा के सिम्टम जो है मौसम के साथ बदलते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिम्टम नहीं है तो आपको अस्थमा नहीं है। आपके सिम्टम नहीं है तभी भी यदि आपको अस्थमा से है तो आपको अस्थमा है वो। जी जी। हाँ, तो अपने को अस्थमा के पेशेंट को जब सिम्टम नहीं हो तब भी उसको दवा का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोई और टेस्ट भी है क्या? जैसे आपने बताया ये छेद करने वाले इस टेस्ट के अलावा कोई कंप्यूटर टेस्ट या और नया लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट हुआ हो जिससे निदान हो सके? वो अस्थमा के जो है डायग्नोसिस के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं। उसमें सबसे जो कॉमन टेस्ट है उसको हम बोलते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में हम लोग ये देखते हैं कि एक अस्थमा का जो रोगी है उसका लंग फंक्शन, जो वायु का संचालन, वो कितना इफेक्टिव हुआ है। उसका लंग वॉल्यूम देखते हैं, वो कितना वॉल्यूम एक्सपायर कर रहा है, कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर रहा है, कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है। ये सारी चीज़ें वो लोग उस टेस्ट पे देखते हैं। तो स्पायरोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके द्वारा हम लोग आसानी से उसके अस्थमा के रोग का पता लगा लेते हैं। उसमें वो कितना एयर बाहर निकालता है फर्स्ट सेकंड में वो देखते हैं, और उसके हिसाब से हम अस्थमा की सीवियरिटी को देखते हैं कि कितना किसका 60% है, 50%, 80%, जो भी उसकी सीवियरिटी आती है उसके हिसाब से हम उसका मेडिकेशन उसका डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, कोई गोली, पाउडर, दवाई, लिक्विड और दवाइयाँ भी हैं क्या, या इनहेल करने की दवाइयाँ सिर्फ? देखो, सबसे जो सुरक्षित और कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे सुरक्षित और कॉस्ट इफेक्टिव वो मेडिकेशन तो इनहेलर ही है।
जब गोलियां भी आती है, उसकी गोली भी आती है, गोली के अलावा आजकल जो है एक अलग से एक मेडिकेशन आया है ना, जी जिसको हम लोग बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। बायोलॉजिस्ट हम लोग सीवर अस्थमा में काम में लेते हैं। सीवर जो कि इनहेलर से नियंत्रित नहीं होता, लेकिन बायोलॉजिस्ट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। वो आमजन की पहुंच से बायोलॉजिस्ट की कीमत बाहर होती है। तो और वो केवल और केवल सिर्फ सीवियर अस्थमा जो कि इनहेलर से नियंत्रित नहीं है, उन्हीं में ही इंडिकेटेड है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई अस्थमा का पेशेंट है, साहब मेरे को बायोलॉजिस्ट लगा दो, नहीं। अस्थमा का जो सबसे सुरक्षित ट्रीटमेंट है वो है इनहेलर। दूसरी, आजकल जो ट्रीटमेंट चलता है अस्थमा का, वो चलता है, आप लोगों ने सुना होगा, इम्यूनोथेरेपी। जैसे हाँ, जैसे हमने भी चर्चा करी थी हमने कि स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट को क्लिनिकली पेशेंट की हिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं। यदि एलर्जन नंबर ऑफ एलर्जन 5 से कम है, नंबर ऑफ एलर्जन 5 से कम है, तो हम लोग इंजेक्शन द्वारा वो एलर्जन व्यक्ति विशेष के बॉडी में प्रवेश किया जाता है इन द गाइडेड मैनर। उसके द्वारा उसकी एलर्जी को, जो एलर्जी है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। यदि मान लो व्यक्ति को 15 चीज़ जो एलर्जी है, वहाँ फिर उसकी इम्यूनोथेरेपी का कोई विशेष रोल नहीं है। वहाँ फिर वही इनहेलर और जो आपके मेडिकेशन वही रोल है। तो सबसे इन शॉर्ट सबसे जो बेस्ट दवा है वो इनहेलर है। डॉक्टर साहब, ये क्या फेटल भी हो जाता है, लोगों का जीवन भी चला जाता है अस्थमा से? बिल्कुल, अस्थमा फेटल हो सकता है यदि इसका आप समय से निदान नहीं कराएं। आपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई नहीं लें। अस्थमा का अटैक आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि अपने को पता नहीं होता कि अस्थमा का अटैक अपने कब आ जाए। होता यह है कि व्यक्ति बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है जी, कोई उसको जिस व्यक्ति से सेंसिटिव है या कोई भी सेंसिटिव है, कोई एलर्जन है या कोई भी, ऐसा नहीं कि एलर्जी से होता है, तनाव से भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, व्यायाम से भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, काफ़ी चीज़ से ये अस्थमा का अटैक आ सकता है। जब अस्थमा आप दवा नहीं ले रहे हो, आपका अस्थमा नियंत्रण नहीं है, जब आप ऐसी चीज़ों से आप एक्सपोज होते हो, कोई आपके जीवन में इस तरह की घटना होती है जिससे आपको स्ट्रेस हो जाता है, कोई आप एक्सरसाइज कर लेते हो आप, तो आपको दौर आ सकता है। वो दौरे में क्या होता है कि आसपास की जो सांस लेने की जो वायु नलिका है वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है तो वो कभी कभी बंद भी हो सकती है, इतनी सिकुड़ जाती है वो कभी कभी बंद भी हो सकती है। तो वो आपको सांस को लेने में और बाहर निकालने में, छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इस तरह की स्थिति में अस्थमा आपका फटल हो सकता है। जी, सांस अंदर जाए ही नहीं, सांस अंदर जाए नहीं, चली गई, बाहर नहीं आए। हाँ, तो वो फटल हो सकता है। जी जी जी। अगर ऐसा कभी लग रहा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए घर वालों को? ऐसा कभी लग रहा है तो सबसे पहले आपके आसपास कोई चिकित्सक है, आपके आसपास कोई चिकित्सक है, उससे आपको संपर्क करना चाहिए। और यदि पहले कोई आपके चिकित्सक ने दवा दे रखी है, आपको पहले किसी संपर्क में रहे हो आप, वो दवा उन्होंने प्रेस्क्राइब कर रखी है, तो वो दवा आपको लेनी चाहिए। आपको अस्थमा की वैसी कोई और बीमारियां भी होती है, कोई साइड इफेक्ट, ब्रेन पर असर पड़ता हो या कोई? देखिए, अस्थमा का अपन इलाज नहीं करते हैं। अस्थमा का मतलब है कि आपके बॉडी में पूरी जो है वायु की मात्रा पूरी नहीं जा रही है। आपकी जो आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो आपकी वो मात्रा कहीं न कहीं आपकी मात्रा अंदर जाने में उसको फ़र्क हो रहा है, मात्रा जाने में। तो एज ए रिजल्ट एक तो तुरंत तो इफेक्ट क्या है कि पेशेंट की का वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है। यानी काम करने, वर्क ऑफ ब्रीदिंग मतलब उसको सांस लेने में बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जो एनर्जी जो कहीं और खर्च होती है वो उसको वो सांस बाहर निकालने में या लेने में खर्च करनी पड़ रही है। और अस्थमा का और इसका इफेक्ट शरीर के सभी अंगों में आता है। एक तो सबसे बढ़िया जो असर आता है वो तो एक तो मानसिकता, व्यक्ति विशेष की मानसिकता पर आता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं आराम से नहीं हूँ जी। हाँ, जो जिन व्यक्ति को अस्थमा होता है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहते हैं। उनको बहुत बड़ा मतलब जहाँ कहीं भी कहीं न कोई उनका काम में मन लगता है, ना वो काम कर पाते हैं, न उनका काम में मन लगता है। और अस्थमा, अब श्वास का मतलब ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन तो अपना
बॉडी में अपना कोई सा भी ऑर्गन नहीं जहाँ जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हाँ, ऑक्सीजन नहीं सबको। चाहिए, तो करीब करीब सभी अंगों पर इफेक्ट होता है। अगर ऑक्सीजन कम जाएगी, सांस कम जाएगी तो एक एक करके अंग शिथिल पड़ते चले हाँ, जाएंगे, और शिथिल अस्थमा पड़ का आप इलाज नहीं करोगे तो एक बार इलाज नहीं करते हैं अपन, अस्थमा के अटैक आपको आते रहते हैं तो फिर अस्थमा लाइलाज हो जाता है, फिर अस्थमा का कोई इलाज संभव नहीं है। अरे यदि आपने अस्थमा को दवाएं नहीं ली तो धीरे धीरे वो सूजन बढ़ती जाती है, और सूजन बढ़ती बढ़ती एक बार वो सूजन ऐसी स्थिति में आ जाती है बिल्कुल वो सख्त हो जाती है, आपकी जो नलियाँ सख्त हो जाती है, फिर उन पर कोई दवा काम नहीं करती है। जी। तो अपन नलियों को सख्त होने से बचाएं, जी। दवा लेते रहे और अपना जीवन यापन अपन सही से व्यतीत करें। ये जो पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्लस प्रदूषण फैल रहा है, धुआं है, तरह तरह की फैक्ट्रियां, चिमनियां धुआं उगल रही हैं, इसका कोई फर्क पड़ता है अस्थमा पर? बिल्कुल, जो वातावरण में चेंज आ रहा है, पोल्यूशन जो आ रहा है, इंक्रीजिंग व्हीकल, पेड़ों की कटाई जो हो रही है, फैक्ट्री का पोल्यूशन आ रहा है, इनसे अस्थमा का कि जो है वो बढ़ा है। अस्थमा से बढ़ा है कि ये अस्थमा ट्रिगर फैक्टर होता है सारे, जो भी आपने गणे हैं सारे, धुआं, पोल्यूशन, चिमनी का धुआं, पेट्रोल गाड़ी का धुआं, इवन जो घर में अपन जो जलाते हैं गैस, वो जो चूल्हा, मच्छर मार भगाने की दवाई जो जलाते हैं, उसका धुआं, वो भी अस्थमा के अटैक का कारण हो सकता है। तो सब अब इन चीज़ों से अपने को बचना चाहिए, जो अस्थमा के जो रोगी होते हैं अपने को इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि अस्थमा हुआ और पूरी तरह ठीक भी हो गया? इस दिशा में कोई प्रयोग, कोई विचार कहीं चल रहा है? देखिए, जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें निरंतर शोध कार्य चलते रहते हैं, और हम लोग आशा तो करते हैं कि कोई ऐसी मैकेनिज्म जो वैद्य खोजी नहीं गई है जी, बाद में हमको पता पड़ेगी, और उस पर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा अपन उम्मीद कर सकते हैं। जी। अभी तक फिलहाल जो है वो ये कहना कि साहब कोई आदमी कहता है कि साहब अस्थमा ठीक कर दूंगा, तो वो बड़ी असंभव सी बात है। तो डॉक्टर महेश मिश्रा के साथ, जो महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं श्वसन रोग विभाग के, उनसे बातचीत हुई अस्थमा पर। आज हमने बातचीत की, अस्थमा हो जाए तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन नियंत्रित नहीं किया गया, दवा नहीं ली गई समय पर, और ख़ास तौर पर इनहेल करने वाली दवाएं होती है वो सुरक्षित हैं काफ़ी, लेकिन उनको से परहेज़ किया गया, दवाई नहीं ली गई तो एक दिन फैटल भी हो सकता है, आदमी की जान भी जा सकती है। और उम्मीद जताई है कि एक दिन वो आएगा जब विज्ञान उस असंभव को भी संभव कर दिखाएगा कि अस्थमा जो एक बार होने के बाद पूरी ज़िंदगी साथ देता है, एक दिन ऐसा आ सकता है किसी दवा की खोज हो सकती है। अभी फ़िलहाल वो है नहीं सामने, लेकिन एक दिन आएगा जब ऐसा हो सकता है कि अस्थमा हो, और फिर अस्थमा होने के बाद भी आदमी को उससे निजात मिल जाए। फिलहाल रास्ता यही है, नियंत्रित कीजिए, सांस की नली को कड़ा मत होने दीजिए, उसमें अवरोध मत आने दीजिए, और जिस पेड़ पौधे से, जानवर से, किसी और चीज़ से एलर्जी है, अगर आइडेंटिफाई हो जाती है वो चीज़, तो उसके पास मत जाइए, उसे मत छूइए, उसका सेवन मत कीजिए अगर वो खाने पीने की चीज़ है तो। डॉक्टर महेश मिश्रा हमारे बीच आए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। आम आदमी को एक तरह से महामारी की तरह फैल रहा है तो अस्थमा, पर्यावरण जैसे जैसे बिगड़ रहा है और ज़्यादा हो रहा है, धुआं और धूल दोनों से ही अस्थमा होता है। धूल से भी एनर्जी, धुएं से भी एलर्जी, और धूल और धुएं के बीच व्यक्ति की ज़िंदगी गुजरते हुए उसे कहाँ ले आकर छोड़ देती है, तो जीना भी मुश्किल हो जाता है, और सामान्य उसका कामकाज भी प्रभावित होता है। इसलिए डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर अस्थमा है, आपके पास सिम्टम्स हैं, तो जाइए, दिखाइए, इलाज कराइए और उसको नियंत्रित रखिए, तभी आप सामान्य जीवन जी पाएंगे। वरना आपके धीरे धीरे शरीर के अंग शिथिल पड़ते जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, और बहुत सारी परेशानियां आपके पेशे नज़र आ सकती है। डॉक्टर महेश मिश्रा हमारे बीच आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।